किरण कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। ये सिद्धांत एक कम विकसित देश के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे एक कम विकसित देश लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंसा रहता है। यहाँ पर हम तीन प्रकार के समीकरणों की बात करेंगे। पहला है पूंजी निर्माण समीकरण, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि समीकरण और तीसरा हमारे पास है जनसंख्या वृद्धि समीकरण। अर्थात प्रोफेसर नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत तीन सिद्धांतों को लेकर के काम करता है। जब ये कोई भी देश निम्न स्तर पर बना होता है तो उसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय दर दोनों एक समान है। अर्थात केवल लोगों के पास इतनी आय है, प्रति व्यक्ति आय है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और उसके अलावा उसके पास ज्यादा अधिक आय नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में इस देश में जन्म दर अधिक होती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक होती है। क्योंकि ये अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन पास में फंसी रहती है, इसलिए ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है और अर्थव्यवस्था में लगभग पॉपुलेशन ग्रोथ शून्य के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जब अधिक बच्चे जन्म लेते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण अधिक बच्चों की डेथ हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कम हो जाती है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होने के कारण अर्थात उनको केवल उतनी ही इनकम मिलती है जितने से उनकी वास्तव में जीवन निर्वाह या उनका सर्वाइवल चल सके और अदर उनके एक्सपेंडिचर नहीं संपन्न हो पाते। इस प्रकार अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंसी रहती है और पूंजी निर्माण की दर भी बहुत कम होती है या निगेटिव भी हो जाती है। तो इस प्रकार लो लेवल पर जनसंख्या की वृद्धि दर, पूंजी निर्माण की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति आय तीनों की वृद्धि दर लगभग शून्य होती है या बराबर होती है। इस प्रकार इस बिंदु को हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की संज्ञा देते हैं। वास्तव में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप अविकसित देशों के लिए आर नेल्सन द्वारा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप डेवलप किया गया था, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम स्टेज पे सभी वर्क करते हैं। नेल्सन ने अल्प विकसित देश के लिए निम्न संतुलन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत माल्थस के दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, कि जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम सब्सिडी वेतन में वृद्धि होती है, अर्थात जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है तो लोग सर्वाइवल के अलावा अन्य मदों पर जैसे स्वास्थ्य और सुविधाओं पर खर्च करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ती है और मृत्यु दर कम होती है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण सबसे पहले लोग अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म दर ज्यादा होती है और वास्तव में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। प्रारंभ में प्रति व्यक्ति वृद्धि के साथ जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग अधिक जनसंख्या को महत्व देते हैं तथा मृत्यु दर कम होने के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक दिखाई पड़ती है। तो हम संदर्भ में ये कह सकते हैं कि जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है उसकी अपेक्षा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या जनसंख्या वृद्धि दर और तीव्र बढ़ती है, जो प्रति व्यक्ति आय को पुनः न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार अविकसित देशों में या बहुत कम विकसित देशों में या विकासशील देशों में जहां पर अर्थव्यवस्था न्यूनतम जाल में फंसी हुई होती है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी जनसंख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी को प्रदर्शित करती है और यही जनसंख्या में अधिक बढ़ोतरी पुनः प्रति व्यक्ति आय को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर की तरफ खींचने का प्रयास करती है, ताकि अर्थव्यवस्था पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाए। क्योंकि लोग अधिक जनसंख्या को अभी भी प्रेफरेंस देते हैं, बस प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण
मृत्यु दर कम हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि शुरुआत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि होती है, बाद में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जनसंख्या में कमी आती है। यदि बचत और निवेश के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय का विशिष्ट स्तर से ऊपर उठाया जाए तो ये जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य और हेल्थ या अदर्स जो उनके पास बेसिक नीड्स हैं उस पर ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी दिखाई पड़ती है। तो ये जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को उसके स्थिर के संतुलन के लिए धक्का देती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन की जाल में पुनः फंस जाती है और इस जाल से आने के लिए आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होना चाहिए। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था को न्यूनतम संतुलन पास में आप नहीं फंसना देना चाहते तो आपको अर्थव्यवस्था में निवेश का उपयुक्त ढांचा, बचत का उपयुक्त ढांचा चुनना होगा और अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर को बढ़ाना होगा, तभी अर्थव्यवस्था न्यूनतम संतुलन पास से हट पाएगी। नेल्सन के अनुसार अल्पविकसित देशों के पास प्रति व्यक्ति आय एक स्थिर संतुलन है जो निर्वाह आवश्यकताओं के करीब है, इसलिए बचत और निवेश बहुत निचले स्तर पर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये निम्न संतुलन जाल में फंसे होते हैं। इस प्रकार जब भी एनआई यानी नेशनल इनकम के स्तर को बढ़ने का प्रयास किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो उसके परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से बढ़ती है और अर्थव्यवस्था पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ आती है। इस समय आपको ध्यान देना होगा कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक हो उसके परिणाम स्वरूप आपको पुनः अधिक निवेश करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय और तेजी से बढ़े और जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो जाए, तभी हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ पुनः वापस नहीं आएंगे। प्रोफेसर नेल्सन ने इस प्रकार के निम्न संतुलन जान के निम्न कारण बताए। पहला, प्रति व्यक्ति आय के स्तर और जनसंख्या वृद्धि दर के बीच एक उच्च संबंध पाया जाता है, हाई कोरिलेशन है। अर्थात जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हाई कोरिलेशन के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसा बिहेवियर पाया जाता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर और तेजी से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः कम होना प्रारंभ हो जाती है, जो कि न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर आ जाती है और हम पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंस जाते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ ही साथ जनसंख्या में वृद्धि दर तीव्र होती है और कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर तेज होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय तेजी से नीचे की ओर आती है और जनसंख्या की वृद्धि दर वास्तव में इसका मुख्य कारक होती है। दूसरा, निवेश बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त आय को निर्देशित करने की थोड़ी प्रवृत्ति होती है। भूमि की अनिश्चित क्षेत्र में कमी और मौजूद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ज्यादा अधिक प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अक्षम तकनीकें होने के कारण भी प्रति व्यक्ति आय प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाती, जिससे हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ वापस आ जाते। अर्थव्यवस्था सामाजिक और आर्थिक जड़ता से सुसज्जित होता है, जिससे हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ तेजी से बढ़ते जाते हैं और अर्थव्यवस्था हमारी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। तो प्रोफेसर नेल्सन द्वारा ये 5 कारक बताए गए जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल में क्यों फंस जाती है या क्यों फंसी रहती है, इसका स्पष्टीकरण प्रोफेसर नेल्सन द्वारा यहाँ पर किया गया। हम जानते हैं कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, पॉपुलेशन ग्रोथ और पूंजी निर्माण की दर,
ये 3 प्रकार के समीकरण हैं जिसको प्रोफेसर नेल्सन ने अपने इस मॉडल में प्रस्तुत किया। तो हम इसको क्रम से देखेंगे। इन्होंने आय के निम्न संतुलन फांस को फंसने के लिए 3 सेटों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें नेशनल इनकम जो होती है वो पूंजी, श्रम और तकनीक का फलन माना गया है। अर्थात किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो पूंजी, श्रम तथा तकनीक के द्वारा निर्धारित होती है। नए पूंजी निवेश में पूंजी शामिल होती है, जो औद्योगिक क्षेत्र में मशीन, टूल्स आदि के स्टॉक में परिवर्तन के रूप में बचत के साथ साथ खेती के लिए भूमि की नए के अतिरिक्त रूप में बनाई जाती है। अर्थात हम लोग नए प्रकार की जमीन को इसमें शामिल करते हैं, जैसे बंजर जमीन, दलदली जमीन या रेगिस्तानी जमीन। तो इस प्रकार की जमीन को हम लाते हैं ताकि हमारी पर कैपिटा इनकम अर्थात नेशनल इनकम में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को ज्यादा अधिक प्रमोट किया। प्रति व्यक्ति कम आय के साथ जनसंख्या वृद्धि की दर में अल्पावधि परिवर्तन मृत्यु दर में परिवर्तन का कारण होती है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय के साथ जनसंख्या की वृद्धि दर में अल्पावधि परिवर्तन क्यों होता है जनसंख्या वृद्धि में? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप सबसे पहले मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर तेज हो जाती है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ का मुख्य कारण है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि उससे मृत्यु दर कम हो गई है और हम पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम की ट्रैप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आय निर्धारण समीकरण के अंतर्गत आय पूंजी, स्टॉक, जनसंख्या के आकार और तकनीक के स्तर पर निर्भर करती है। पूंजी में उत्पादित माल और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। निम्न संतुलन जाल में फंसी गई अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर काफी स्टॉक द्वारा चिन्हित किया जाता है, यानी मौजूदा इनपुट आउटपुट की अधिकतम मात्रा का उत्पादन ये लोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था न्यूनतम स्तर पर बनी रहती है। दूसरा इन्होंने बात किया जनसंख्या वृद्धि दर। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में आय का फलन है। जब अर्थव्यवस्था में आय की न्यूनतम दर होती है तो उसके परिणाम स्वरूप ऊंची जन्म दर तथा ऊंची मृत्यु दर होने से जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। अर्थात अल्प विकसित देशों में लोग अधिक बच्चों को, क्योंकि श्रम शक्ति ही महत्वपूर्ण होता, इसलिए अधिक बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में अधिक बच्चे डेथ कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शून्य हो जाती है। मान लीजिए 10 बच्चे किसी परिवार में जन्म लिए और 10 में 9 की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 1 होगी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण अगर 10 बच्चे जन्म लेते हैं तो पर कैपिटा इनकम अच्छी होने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण मात्र 5 बच्चों की डेथ हुई, तो 5 बच्चे क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाएंगे। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती चली जाती है। और हमारा तीसरा समीकरण है शुद्ध पूंजी निर्माण समीकरण। शुद्ध निवेश में बचत से बनी पूंजी होती है। खपत की वैकल्पिक लागत पर पूंजी को वर्तमान आय से बाहर बनाया जा सकता है, और यदि वो अप्रयुक्त भूमि है तो इस भूमि को खेती में लगाकर पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। हमने अप्रयुक्त भूमि का तात्पर्य बताया, बंजर भूमि, मरुस्थल भूमि, दलदली भूमि या ऐसी भूमि जो चारागाह के रूप में है और कृषि योग्य में परिवर्तित नहीं है। उन भूमि को हम वास्तव में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ले जाते हैं तो नेशनल इनकम में योगदान देती है, जिसको हम शुद्ध पूंजी निर्माण के अंतर्गत जानते हैं, जिसे हमने यहाँ पर डेल्टा के रूप में रिप्रेजेंट किया। जिस दर पर भूमि की अतिरिक्त इकाइयों की खेती की जाती है वह सकारात्मक रूप से जनसंख्या में वृद्धि से संबंधित होती है। आइए हम इस रेखा चित्र में स्पष्ट करते हैं। ये अर्थव्यवस्था में आपके पास वाई एक्सिस पे हमने ग्रोथ रेट को लिया है, लंब अक्ष पर हमने पर कैपिटा इनकम को लिया है। यहाँ पर y/P1 जो पर कैपिटा इनकम को दिखाता है, हमने बताया कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रारंभ में आपका ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पॉइंट कहते हैं, जहां पर ये आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है और ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे के बराबर है। तो जहां पर जन्म दर और नेशनल इनकम दोनों इक्वल हो जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो कि हमारे पास
वाई ऑब्लिक पी अपॉन पी वन पर कैपिटा इनकम पर दिखाया जाता है कि अर्थव्यवस्था यहाँ पर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर फंसी हुई है। अर्थात अर्थव्यवस्था का ये जो पॉइंट है ये लो लेवल इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाता है, जहां की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है और अर्थव्यवस्था न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर फंसी हुई होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जब हम नई पूंजी को, नई भूमि को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ती है। तो जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो ये हमारे पास रेड लाइन जो दिखाती है ये जीडीपी ग्रोथ को दिखाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में देखिए जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के परिणाम स्वरूप, ये देखिए जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उससे तेजी से बढ़ती है। ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ती है, अर्थात हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को ये एरो दे रहा हम दिखा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ खींचने वाली ताकत ज्यादा होती है जो इधर खींचती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वास्तव में हतोत्साहक शक्तियां हैं एक प्रकार की, और वो जीडीपी ग्रोथ रेट एक प्रकार से प्रेरक शक्तियां। तो प्रेरक शक्तियों की अपेक्षा हतोत्साहक शक्तियों का मान ज्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ आने का प्रयास करती है। अब आप देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम मान लीजिए हमने और अधिक निवेश कर दिया, निवेश करने के परिणाम स्वरूप एक ऐसा लेवल आता है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्थिर हो जाती है बट मैक्सिमम हो जाती है, स्थिर बट मैक्सिमम हो जाती है। और यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी पॉजिटिव बनी हुई होती है और तेजी से बढ़ना प्रारंभ यहां से करती है। यहां पर हतोत्साहक शक्तियों का मान सबसे अधिक होता है, प्रेरक शक्तियों का मान उतना अधिक नहीं होता। अर्थात इस पॉइंट्स पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम लेवल वाई ऑब्लिक पी है, इस स्तर पर हमारे पास जो पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ ले जाने वाली पावर्स होती हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये इंटरवल देखिए अब सबसे अधिक है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा पावर प्रभावी होती है और आपको लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ ले जाएंगी। लेकिन यदि सरकार द्वारा या आपके द्वारा फिर भी आपने प्रयास किया पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का, तो हतोत्साहक शक्तियों को मान देखिए कम हो गया, यहां पर आप देखिए ढाल कम हो जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाती है, लोग समझदार हो जाते हैं, अधिक बच्चों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, परिणाम स्वरूप हतोत्साहक शक्तियों का मान कम हो जाता है और हमारी पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ती है। और इस पॉइंट पे आप ये देखिए कि यहां से आपका लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप टूट जाता, भले यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों बराबर हो जाती। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि प्रेरक शक्ति का मान अधिक हो जाता है, अर्थात जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी अधिक हो जाती है और तथा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप अब अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से दूर भागती चली जाती है और अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चलने लगती है और अर्थव्यवस्था में ऐसी ताकतें क्रियाशील हो जाती हैं जो अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित दिशा की तरफ ले जाती हैं और अर्थव्यवस्था पुनः कभी भी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ नहीं आती। लेकिन अगर आप इस पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम से अगर कम पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, इस लेवल को आपने नहीं पर कैपिटा इनकम को पास किया, तो अर्थव्यवस्था पुनः लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ ही चली जाएगी। तो आपको बार बार निवेश करना होगा, जबकि यहां तक इस पर कैपिटा इनकम पर लोग समझदार हो जाते हैं और अधिक जनसंख्या को महत्व नहीं देते, और यहां इसके बाद इस पर कैपिटा इनकम लेवल के बाद वो लोग बहुत अधिक समझदार हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, जिससे अधिक जनसंख्या को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा प्रोफेसर नेल्सन ने बताया कि वो कौन सा पर कैपिटा इनकम लेवल है जितना कि जो हमारे अर्थव्यवस्था को लिए अनिवार्य है। तो हम ये देख सकते हैं कि आपका ये पर कैपिटा इनकम से लेकर के ये पर कैपिटा इनकम Y/P2 तक पर कैपिटा इनकम सरकार को बढ़ानी चाहिए, तभी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से हम बाहर हट सकते हैं। इस रेखाचित्र में हम तीनों समीकरण को एक साथ रख सकते हैं। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये पूंजी निर्माण समीकरण है जो कि डेल्टा की अपॉन पी है। यहां देखिए लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पॉइंट पर पूंजी निर्माण की दर 0 है, उसके पूर्व ये निगेटिव है
और निगेटिव होने के कारण, और यहां से शून्य होने के बाद पॉजिटिव है, जो लगातार पूंजी निर्माण की दर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। ये हमारे पास आपका ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाता है, जो कि हमारे पास डेल्टा पी अपॉन पी पॉपुलेशन ग्रोथ लाइन है। ये दिखाता है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है, लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ गोइंग ऑन मैक्सिमा, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और फिर लोग समझदार हो जाते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाती है, अर्थात गिरने लगती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो समीकरण होता है वो 3 ढाल का होता है, धनात्मक ढाल का, शून्यात्मक ढाल का और ऋणात्मक ढाल का। अर्थात प्रारंभ में विकासशील देशों में जब अगर पर कैपिटा इनकम आपकी इस लेवल तक बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धनात्मक होती है, यानी तेजी से बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है तथा कम होने लगती है। वहीं पॉपुलेशन आपका कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण समीकरण ये बताता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ बचत और निवेश बढ़ेगी, जिससे पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। जब हम इन दोनों को, यानी पूंजी निर्माण की दर सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ पहले धनात्मक, फिर शून्यात्मक, फिर ऋणात्मक हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाती है। जब हम तीनों को इनको कंपाइल करते हैं तो हम यहाँ पे दो को कंपाइल करते हैं, पर कैपिटा इनकम को और पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो ये हमारे पास लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है, जहां पर देखिए जनसंख्या वृद्धि की दर और पर कैपिटा इनकम दोनों बराबर है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट शून्य है और अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर है, एल पर है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पर है, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम दोनों इक्वल है। जब अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जाता है, जो आधार से हम देख सकते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और ये देखिए आपके पास पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट की अपेक्षा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक है। ये दिखाइए, डेल्टा P अपॉन P इज ग्रेटर देन डेल्टा Y अपॉन Y, अर्थात अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है, पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर कम है, जिससे अर्थव्यवस्था में निगेटिव पावर्स काम करेंगी और अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ चली जाएगी। लेकिन यदि आपकी पर कैपिटा इनकम Y ऑब्लिक P1 बढ़ जाती है, तो ये देखिए हम L स्तर पर आ जाते हैं, और यहां पर हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम दोनों इक्वल हो जाती हैं। बट इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर हो जाने के कारण तथा पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम अधिक बढ़ने के कारण, पॉजिटिव होने के कारण अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से हट जाती है। और यहां पर आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ से अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से हट जाती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर नेल्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि दर से कम होती है, जिससे हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ पुनः जाने जाते हैं। लेकिन यदि एक लेवल को हम पार कर जाएं तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से दूर हटते चले जाएंगे। इसी को कहते हैं कि वो पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर क्या है। तो प्रोफेसर नेल्सन ने कहा SY ऑब्लिक P1 है कि पर कैपिटा इनकम अगर इतना बढ़ा देंगे तो अर्थव्यवस्था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से हट जाएगी। यहां पर प्रोफेसर नेल्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में निम्न संतुलन पास से बचने का तरीका होता है कि प्रति व्यक्ति आय का वो स्तर हो जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर से ये अधिक हो, तभी हम निम्न संतुलन स्तर से बच सकते हैं, नहीं तो हम निम्न संतुलन जाल में पुनः फंसते चले जाएंगे। प्रोफेसर नेल्सन ने सजेशंस दिया कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा हम निम्न संतुलन पास में नहीं फंस सकते हैं। तो सबसे पहले उद्यमशीलता पर अधिक जोर दिया जाए। प्रोफेसर नेल्सन ने कहा कि अगर आपकी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा होगा तो यानी इन्वेस्टमेंट की मात्रा अधिक होगी और हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में नहीं होंगे। दूसरा, सामाजिक संरचना को बदला जाए, अर्थात लोगों को बताया जाए कि अधिक जनसंख्या वास्तव में उनके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी और कुछ नहीं। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना अनिवार्य है, तभी हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से बच पाएंगे। परिवार का आकार घटा करके यदि हमारे परिवार में ज्यादा अधिक जनसंख्या नहीं होगी तो ऑटोमेटिक पर कैपिटा इनकम अधिक होगी, जो हम अन्य सेवाओं पर खर्च कर पाएंगे। आय के वितरण को बदलने के उपाय, इन्होंने कहा कि आय का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जाए, सार्वजनिक निवेश के अनुपात को बढ़ाया जाए। अगर सार्वजनिक निवेश का अनुपात बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम
बढ़ेगी और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ हम कभी नहीं आएंगे। पूंजी बढ़ाने और निवेश के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त किया है। अगर हमारे पास पूंजी नहीं है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप को तोड़ने के लिए, तो हमको फॉरेन से पूंजी लेनी पड़ेगी और फॉरेन से ली गई पूंजी हमें क्या करेगी, पर कैपिटा इनकम को प्रमोट करेगी और हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से दूर हटेंगे। उत्पादन की उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात न्यू टेक्नोलॉजी को हमको लॉन्च करना चाहिए ताकि पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़े। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नेल्सन्स ने 3 समीकरण पूंजी निर्माण, प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि समीकरण से स्पष्ट किया कि निम्न संतुलन पास का मुख्य कारण होता है कि प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हतोत्साहक शक्तियां ज्यादा काम करती हैं और हम निम्न संतुलन पास पे आ जाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में एक लेवल तक पर कैपिटा इनकम यानी निवेश के जरिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ा दिया जाए तो लोग समझदार हो जाते हैं, अधिक बच्चों को प्रेफरेंस नहीं देते, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हतोत्साहक शक्तियां प्रेरक शक्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन पास से हट जाएगी। यही नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। थैंक यू।